और जो डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को यही बताना चाहता हूं, हम भी एक कल से एक गारंटी कार्ड या एक स्टैम्प पेपर वाला एक पेपर बना के लोगों के सामने देने वाले हैं और उसमें लिख के देने वाले हैं कि आपको घर, जो जितने भी पात्र लोग हैं उनको घर यहाँ पे मिलेगा और जो भी अपात्र है उनको भी घर मिलेगा। जो भी व्यापारी है उनको यहाँ पे दुकान मकान सभी यहाँ पे मिलेगा। जैसे लोकसभा में हम लोग ने बताया था, दुकान मकान और आपके चेहरे की मुस्कान, ये सब हम यहाँ पे देके अपना वादा पूरा करेंगे। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा, भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून आजच्या या महायुतीच्या मेळाव्याला व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या महायुतीचे लोकप्रिय उमेदवार राजेश खंदारेजी, आता ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले ते सिद्धार्थ कासारेजी, राजेश शिरोडकर, मनी बालन, विलास आंबेकर, भास्कर शेट्टी, संजय भालेराव, प्रवीण जैन, गोवर्धन चव्हाण, उदय नांदेज, भानुदास आमचा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अफसरभाई, व्यासपीठावर सर्व शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चे सर्व पदाधिकारी आणि पुढे बसलेले सर्व चारी पक्षांचे महायुतीचे सर्व आदरणीय पदाधिकारी, सर्वप्रथम मी तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक आभार पण मानतो, स्वागत पण करतो। कारण 2 दिवसात आपण ठरवलं, कारण 2 दिवसात सर्व पदाधिकाऱ्यांची महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होती। सर्व महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठरवलं की महायुतीच्या माध्यमातून ज्यावेळी निवडणूक कार्यालयाचं आपण उद्घाटन केलं तर लवकरात लवकर आपण महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करावा। कारण लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर आपला मेळावा झाला नव्हता आणि आता पहिल्यांदाच हा मेळावा होतोय। कारण लोकसभेच्या पराभवानंतर आपले कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतली होती आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये थोडे एक नैराश्य निर्माण झालं होतं। परंतु त्या मधल्या काळात महायुतीच्या माध्यमातून, राज्य सरकारच्या माध्यमातून जे विविध उपक्रम असतील, विविध निर्णय असतील, त्या निर्णयामुळे एक वेगळं वातावरण, चैतन्य संपूर्ण महाराष्ट्रात, मुंबईत पण निर्माण झालं आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पण निर्माण झालं आणि हरियाणामध्ये जो आपला विजय झाला त्याच्यानंतर अजूनच उत्साह महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झाला। आज महायुतीच्या जर आपण माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असेल, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार असेल, या तिघांच्या नेतृत्वाखाली 2-2.25 वर्ष जर तो कार्यकाल बघाल तर तो कार्यकाल संपूर्ण वचनपूर्तीचा कार्यकाल आहे आणि या ठिकाणी महिला जास्त उपस्थित आहे। लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी पण महिला आघाडीने अत्यंत चांगलं काम केलं होतं आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आज आपल्याला या विधानसभेच्या निवडणुकीत पण दिसून येत आहे आणि मला संपूर्णतः विश्वास आहे जो काही विजय मिळेल त्याचा विजयाचं श्रेय या सर्व महिलांचं असेल, महिला आघाडीचं असेल आणि या लाडक्या बहिणींचं असेल। कारण महायुतीच्या माध्यमातून जे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले त्यातला एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात एवढी यशस्वी झाली आहे। यापूर्वीच्या सर्व वक्त्यांनी सांगितलं, साधारण 2.5 कोटी बहिणींना त्याचा लाभ मिळालेला आहे आणि साधारण नोव्हेंबर पर्यंतचे सगळे हप्ते आपण त्यांच्या अकाउंटमध्ये दिलेले आणि कालच माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी जो वचननामा घोषित केला त्या वचननामामध्ये लाडकी बहीणचं 1,500चा हप्ता 2100 म्हणजे 2,100 पर्यंत केलेला आहे आणि ती पण एक अनोखी भेट या वचननाम्याच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेली आहे। नारी शक्तीचा सन्मान करण्याचं काम महायुतीच्या माध्यमातून झालेलं आहे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब हे नेहमीच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन पुढे जात आहेत, हिंदुत्वाचा वारसा पुढे घेऊन जात आहेत आणि त्यामध्ये नारी शक्तीला आदिशक्ती समजून त्या नारी शक्तीला आर्थिक सक्षम करण्याकरता लाडकी बहीण असेल, लेक लाडकी योजना असेल, लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून पण मुलींना 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 1 लाखाची मदत, लखपती दिदीमध्ये पण असेल, ज्या महिला बचत गटात त्यांना 1 लाख रुपयापर्यंत द्यायची योजना असेल, वयोश्री योजना असेल, जे आपले ज्येष्ठ नागरिक आई बाबा सासू सासरे यांना पण 65 वर्षानंतर 3,000 रुपये द्यायची योजना असेल, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकरता तीर्थयात्रा योजना असेल, 30,000 रुपये आपण त्यांना तीर्थयात्रा योजनेकरता यापूर्वी चालू केलेल्या आहेत आणि ह्या योजना सर्व चालू झालेल्या त्याचा लाभ कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना पण मिळालेला आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे धारावीची पण आपण जर रेकॉर्ड शोधून काढला, जसा लाडकी बहीणचा रेकॉर्ड आपल्याकडे तसा वयोश्रीच्या पण जे 65 वर्षापूर्वीचे जेवढे ज्यांनी फॉर्म ज्यावेळी भरले आचारसंहितेच्या 1 दिवस अगोदर
त्यांच्या अकाउंटमध्ये पण 3,000 रुपये हे राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले आहेत. आणि ज्या लोकांनी तीर्थयात्रा योजनेकरता पण ज्यांनी फॉर्म भरले, आता कित्येक महाराष्ट्रातील काही काही आमदारांनी, काही काही लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन ती योजना राबवली. कित्येक जणांनी अयोध्याला घेऊन गेले, कोणी पंढरपूरला घेऊन गेले. 30,000 रुपये त्या योजनेचा पण लाभ हा ज्येष्ठ नागरिकांना झालेला आहे. त्यामुळे गेले 2.25 वर्षात जे करू शकत नव्हते असे ऐतिहासिक निर्णय आपण महायुतीच्या माध्यमातून घेतलेले आहेत. त्यामुळे पुढची 5 वर्ष आपल्या सर्वांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण 2.25 वर्षात आपण एवढं काम करू शकतो, तर पुढच्या 5 वर्षात आपण कायापालटच पूर्ण महाराष्ट्राचा, पूर्ण धारावीचा, पूर्ण मुंबईचा करू शकतो. मुंबईच्या विकासाचे पण महत्वपूर्णचे असे कामं आणि प्रोजेक्ट हे सगळे झालेले आहेत. सगळ्यांनी धारावीचा उल्लेख करताना धारावीच्या जो परिवारवाद आहे त्याचा उल्लेख केला. आणि ही खरी लढाई ही धारावीचा परिवार विरुद्ध आपला स्थानिक उमेदवार, स्थानिक सुपुत्र, वंशवाद विरुद्ध आपल्या जी घोषणा आहे, वंशवाद हटवा आणि धारावी वाचवा, हा एक घोषणा ही अत्यंत धारावीच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाची आहे. आणि या ठिकाणी महायुतीचे कार्यकर्ते उपस्थित आहेत, त्यांच्या दृष्टिकोनातून पण महत्वाची है, क्योंकि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के ऊपर ध्यान केवल मुंबई का नहीं है, इस चुनाव के ऊपर ध्यान है पूरे महाराष्ट्र का, इस चुनाव के ऊपर ध्यान है पूरे देश का, और इस चुनाव के ऊपर ध्यान है पूरे विश्व का. इसका उदाहरण आपको बताना चाहता हूं. जब धारावी का चुनाव डिक्लेयर हुआ और धारावी के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो सभी न्यूज़पेपर में तो आता रहता है, महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में आता रहता है, देश की न्यूज, क्योंकि नेशनल न्यूज भी हर टाइम धारावी में कोई भी छोटी चीज हुई तो नेशनल लेवल पे, नेशनल न्यूज पे दिखाई देती है. लेकिन धारावी के चुनाव के बारे में इस बार पहली बार यूएसए में वॉशिंगटन पोस्ट जो यूएसए का पेपर है उसमें धारावी की न्यूज वहां पे आई. यानी कि उन लोग का भी ध्यान धारावी के ऊपर है, धारावी के चुनाव के ऊपर है, और धारावी में किसकी जीत होगी ये पूरा विश्व देख रहा है. और पूरे विश्व को देखना है कि धारावी के लोग डेवलपमेंट के पीछे है कि डेवलपमेंट के विरोध में है. तो हमें ये दिखाना है कि धारावी के लोग विकास के पीछे है, धारावी का विकास सबको चाहिए, धारावी का डेवलपमेंट चाहिए, धारावी से परिवारवाद को हटाना है. ये दिखाने का मौका ये चुनाव के माध्यम से आप सभी के सामने आया हुआ है. और मुझे पूरा विश्वास है 20 तारीख को धारावी के सभी लोग डेवलपमेंट के पीछे वोटिंग करेंगे, परिवारवाद के खिलाफ वोटिंग करके हमारे राजेश खंडारी जी को जीत दिलाएंगे. यहाँ पे जब भी सभी ने बताया कि लोकसभा में संविधान के बारे में, संविधान बचाने के लिए एक नैरेटिव अपोजिशन के माध्यम से किया गया. तो संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ये लिखा है कि जो भी सामान्य घर का जो आदमी है, सामान्य घर का लड़का है, सामान्य घर की लड़की है, सामान्य घर की महिला है, उसको लोक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए. ये संविधान में लिखा है. तो संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान इसके लिए लिखा था कि जब भी स्वतंत्रता के पहले पूरा परिवारवाद चलता था, राजा महाराजा चलते थे और उनकी वहां पे सत्ता चलती थी. और आप देखेंगे जो देश में चुनाव हुए उस चुनाव में पहले 5 साल का चुनाव, पहले 10 साल का चुनाव, पहले 15 साल का चुनाव आप अगर देखेंगे तो 15 साल तक चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी होती थी. उधर के राजा महाराजा, उनके बेटे, उनको अनअपोज लोग चुन के देते थे क्योंकि वो राजा महाराजा है इसके लिए. फिर बाद में 10-15 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत लोगों को पता चली और 10 साल 15 साल के बाद लोगों ने राजा महाराजा को छोड़ के सामान्य घर के 15 साल के बाद लोकसभा में आप देखेंगे जितने भी सांसद है वो सामान्य कुटुंब से, सामान्य परिवार से सभी सांसद बने. ये संविधान की ताकत है. और वो संविधान खतरे में बोलते हैं, उनके हाथों में संविधान खतरे में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हर एक सामान्य नागरिक के परिवार के सदस्यों को लोक प्रतिनिधि बनने का मौका मिलना चाहिए. और वो मौका राजेश खंडारी जी के माध्यम से हमें मिला है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा कि किसी परिवार को परिवारवाद होना नहीं चाहिए, किसी परिवार को एमपी, उसके घर में एमएलए, बार बार उसकी बहन भी एमएलए, ये नहीं होना चाहिए. संविधान में लिखा है. तो संविधान कौन मान रहा है, संविधान का जो भी अमलबजावनी कौन जो कर रहा है वो हमारा महायुति के माध्यम से कर रहे हैं. और संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी और गायकवाड़ परिवार के माध्यम से हो रहा है. आज यहाँ पे सभी ने बताया कि गायकवाड़ परिवार के माध्यम से 1985 में गायकवाड़ साहब पहले एमएलए बने और अभी तक
उनके परिवार की पूरी सत्ता धारावी के ऊपर है। और धारावी ये अपना अनुसूचित जाति का एससी रिजर्व चुनाव क्षेत्र है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक जाति और समाज के यहाँ पे लोग रहते हैं, और विशेष रूप से डोर समाज है, चांबार समाज है, बौद्ध समाज है, हमारा मराठा, कुणबी, कोकणी, आदि द्रविड़ समाज है, नाडार समाज है, तेवर समाज है, यादव कोनार समाज है, चटियार समाज है, माधिका है, गोंदड़ी है, कोली समाज है, वाल्मीकि समाज है, कुंची कुरु है, वागरी है, जैन है, मारवाड़ी है, जयसवार, मटवा, विश्वकर्मा, श्रीवास्तव और 10-12 जो समाज के नाम है, पद्मशाली है, आयारी है, चौरसी है, गुप्ता है, क्रिश्चियन भी है, मच्छीगार समाज है, कुंभार समाज है। तो आप देखेंगे ये समाज पूरे धारावी में एक होके एक परिवार के नाते रहते हैं, लेकिन 40-45 साल तक गायकवाड़ फैमिली की यहाँ पे सत्ता है। तो कभी ये समाज का भवन देखा है क्या आपने? एक भी समाज का भवन आपने धारावी में देखा है क्या? आज जो अशोक मिल में उसका खुद का हॉल है, लेकिन उस हॉल में भी आपको अगर शादी करना है, कुछ प्रोग्राम करना है, तो पैसे भर के वहां पे जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमारे समाज की कोई भी शादी हो, कोई समाज का प्रोग्राम हो, सभी समाज का, तो उसके लिए हॉल भी नहीं, उसको फ्री में यहाँ पे नहीं, इस जगह पे भी पैसा भरना पड़ता है जहां पे कार्यक्रम चालू है। तो ये आप देखो, जो अनुसूचित जाति के रिजर्व का चुनाव क्षेत्र रह के भी अनुसूचित जाति के सभी इतनी जातियों का मैंने नाम लिया, इन जातियों के पर ही अन्याय 40-50 साल तक हुआ है, इनको ही कुछ मिला नहीं। आज जो भी फैसिलिटी हो, जो भी टॉयलेट हो, जो भी अभी आज उन्होंने जो भी कमेटी बनाई, जिस कमेटी का राज्य सरकार के माध्यम से लाभ मिला, उस कमेटी के आप मेंबर देखो, उसमें ये सब जातियों का नाम लिया, उसमें से एक भी मेंबर कमेटी में है क्या? परिवार छोड़ के किसी को भी मेंबर नहीं बनाया। तो केवल परिवार को फायदा मिलाने के लिए ये सब पूरा उन्होंने सत्ता का लाभ लिया है। लाभार्थी है वो धारावी की लाभार्थी फैमिली है। तो आज एक वक्त आया हुआ है इस फैमिली को विदाई देने का, और 20 तारीख को सब लोग वोटिंग करके उनको विदाई दीजिए। कल का जो वचननामा डिक्लेयर किया, उस वचननामा में माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उन्होंने महायुति के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि लाडली बहन को 2100 रुपए देने का उन्होंने निर्णय लिया हुआ है। 25,000 महिलाओं को पुलिस में जॉब नौकरी देने का यहाँ पे वचननामा में उन्होंने डिक्लेयर किया है। जो अपने किसान है उनको किसान कर्ज माफी की योजना करेंगे, और बाद में उनको जो किसान सम्मान जो योजना है, इसके पहले माननीय पंतप्रधान जी के 6,000 रुपए आते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के 6,000 आते थे, तो 12,000 की योजना थी, वो अभी 15,000 की गई है। एमएसपी पर भी 20% हम लोग अनुदान देंगे। और सबको एक महत्वपूर्ण, जो कि ये योजना जब भी माननीय मुख्यमंत्री बना रहे थे, तभी ये जो मैनिफेस्टो जब बना रहे थे तभी मैं भी था। उनका मुख्यमंत्री जी का सपना है कि महाराष्ट्र में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हर एक व्यक्ति को अन्न और हर एक व्यक्ति को घर। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट राज्य सरकार के माध्यम से उनका यही प्लान है कि सब जगह पे, जैसे तमिलनाडु में अम्मा जो वो जो स्कीम थी, उस स्कीम के तहत ही सभी को फ्री खाने का, इधर यहाँ पे अपन फ्री में करने का, और फूड शेल्टर बना के सबको खाने की व्यवस्था करने का एक बड़ा निर्णय उसमें लिया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देने की योजना, ये भी हम लोग ने अनाउंस की है। 2,000 रुपया पेंशन सभी को मिलेगी, हर महीना पेंशन मिलेगी। 25 लाख हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे। 10 लाख जो हमारे स्टूडेंट्स है उनको 10,000 रुपया उनको स्टाइफंड मिलेगा, ये भी अनाउंस किया है। 25,000 गाँव में रास्ते बनाने का। जो आंगनवाड़ी सेविका है जो बहुत अच्छा काम करती है, उनको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और 15,000 रुपए उनको पेमेंट देने का महत्वपूर्ण घोषणा उसमें की है। जो हमारा लाइट बिल है, वो लाइट बिल 30% कम करने का वो भी उन्होंने घोषणा की है। और जो गवर्नमेंट अपनी बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है महायुति की गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट 100 दिन के अंदर ही 2019 तक का हमारा एक विजन प्लान हम लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीदवार राजेश खंडारी जी को भी भाषण करना है, तो मैं केवल ये आज महायुति के कार्यकर्ताओं का मेरा यहाँ पे सम्मेलन है, इसके लिए आप सभी को ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कल से लोगों के सामने आप जाने वाले हैं। तो लोगों के सामने जाते वक्त आपके सामने
क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या विषय होना चाहिए, इसकी जानकारी मैं मेरे भाषण के माध्यम से आपको दिया हुआ है।